अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस C++ सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स को देखा था और कमेंट्स किस तरह से हम करते हैं, उनको क्या मकसद होता है। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हम स्क्रीन के ऊपर किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को, कोई वेरिएबल की वैल्यू हो, उसको किस तरह से आउटपुट करवा सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसके अलावा हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़र इनपुट की। अगर हम एक जनरल सिनेरियो की बात करें तो अगर हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं तो उसके अंदर दो से हमारे पास जो है दो केसेस हो सकते हैं। पहला ये कि उसके अंदर हमारे पास जो है कोई वेरिएबल्स हों जिनके अंदर हमने पहले से जो वैल्यूज़ हैं वो हार्ड कोडेड कर रखी हों। मतलब ये कि हमारे पास कोई भी हमने मैनिपुलेशन करनी है, हमारे पास सम है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह से जितने भी दूसरे जो भी ऑपरेशंस है अगर हमें उनको परफॉर्म करना है तो उनके लिए हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग ये जानते हैं कि उन वैल्यूज़ को हम जो है किसी वेरिएबल में रखेंगे। तो पहला सिनेरियो यही हो सकता है कि उसको हम हार्ड कोड कर लें, और दूसरा सिनेरियो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ होता है वो ये है कि उन वेरिएबल्स को हम यूज़र की तरफ से इनपुट लेकर उनके अंदर जो है कोई भी चीज़ डेटा को स्टोर करें। मतलब ये कि हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको कौन सी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है जिनके ऊपर आप कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। तो इसमें से जो मोस्ट यूज्ड केस है वो ये है कि आप यूज़र से इनपुट लें। तो इसके लिए C++ हमें कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करती है हम उसे देखेंगे। तो जब यूज़र इनपुट के लिए हमें सीन का फंक्शन C++ की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं कि C++ के अंदर हमसे यूज़र इनपुट के लिए कौन सा सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल दी गई है कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसका मकसद ये होगा कि जैसे ही हम कोई भी वैल्यू यूज़र से लेंगे तो उसे हमें कहीं स्टोर करवाना होगा, तो उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे और जो वैल्यू होगी वो कीबोर्ड के ज़रिए जो यूज़र है वो एंटर करेगा। तो सबसे पहले हम उससे कोई प्रॉम्प्ट देंगे, मतलब टाइप अ नंबर, सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद कोई भी वैल्यू जो है वो वहाँ से इनपुट करेगा और उसके बाद उस वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको सबसे पहले इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को लिखकर देखते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेटर वाली जो एग्जांपल थी उसको परफॉर्म करेंगे। और एक बात ये है कि मैं अब से जितनी भी आगे नेक्स्ट वीडियोस होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो काम है वो भी और प्रैक्टिकल काम दोनों हम करेंगे, तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया करूँगा और उसके बाद एक टास्क दिया जाएगा जिसको आपको मुझे कमेंट्स में सबमिट करवाना है। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ index4 के नाम से। इसको तरतीब से लिखने का ये मकसद है कि मुझे आपको जितना भी कोड है वो सारा लिंक्स में इनका लिंक वो प्रोवाइड करना है। इसी वजह से मैं इसको एक तरतीब से लिख रहा हूँ ताकि जब आप इस कोड को एक्सेस करें तो आपको इसे समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो जैसे कि वो पहली एग्जाम्पल थी कि हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद सी आउट करके हम उसे प्रॉम्प्ट करेंगे कि कोई नंबर एंटर करो। यूज़र जो है वो एक नंबर एंटर करेगा। किस तरह से एंटर करेगा उसके लिए हमें सीन का एक फंक्शन लिखना है। सीन के फंक्शन के लिए सीन लिख कर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमें लगाने हैं। ये जो ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं इन्हें C++ की लैंग्वेज में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है। इसकी मदद से हम उस यूज़र से इनपुट लेंगे और जिस वेरिएबल में इनपुट लेना चाहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद उसे मेंशन कर देंगे। अभी जैसे ही यूज़र ने इनपुट ली, हमें यूज़र ने इनपुट दी, उसके बाद हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। यहाँ से हम उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे आउटपुट करवा सकते हैं। तो एक सिंपल सा सिनेरियो था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको हम पहले रन करके देखते हैं। कंट्रोल-S करके पहले सेव करेंगे और उसके बाद इसे रन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है प्रॉम्प्ट शो होगी कि एंटर अ नंबर। तो मैं कोई भी नंबर जो है 15 अगर ऐड कर दूँ और इसको एंटर करूँ तो हमारा वही काम जो मैंने आपसे को पहले बताया था कि गिवन नंबर इज़ 15। जैसे ही हमने इनपुट दी वो वेरिएबल के अंदर चली गई और उसके बाद उसे आउटपुट करवा दिया। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले हमें जो प्रोग्राम करना है वो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स का सम मालूम करना और उसे यूज़र के लिए स्क्रीन पर जो है प्रिंट करवाना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है जो इस हमारे आज की सीरीज़ के वीडियो के हिसाब से थी, वो ये थी कि हमें यूज़र से इनपुट लेकर जो भी हम काम करेंगे वो यूज़र से इनपुट लेकर करेंगे। तो मैं इसे पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमें बाद में कोई मसला हमारे लिए ना करे। उसके बाद आर्जी करके आप इस तरह से लाइंस को रैप कर सकते हैं ताकि जितना भी टेक्स्ट है वो आपके सामने रहे। अब यहाँ पे जो कि हमें दो नंबर लेना, तो सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स को हम डिस्क्रिप्टिव लिख रखेंगे ताकि उसको हम अच्छे से समझ भी सकें। तो सबसे पहले यूज़र से पहला नंबर लेते हैं। मैं प्रोग्राम सारा लिखकर फिर आपको समझाता हूँ, तब तक आप देखें कि काम क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप खुद भी इसे करेंगे तो आप कर सकेंगे, क्योंकि इतना भी मुश्किल जो है टास्क हमने शुरू नहीं किया।
उस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम बेसिकली काम क्या कर रहा है। चूंकि हमें दो नंबर्स जो थे वो रिक्वायर्ड थे, तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स बना लिए, नंबर 1 एंड नंबर 2, और उसके अलावा हमें सम रिक्वायर्ड था जो हमें बाद में शो करवाना। तो सम के लिए भी उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास सम नाम का एक वेरिएबल होना चाहिए। इस वेरिएबल सम को मैं यहाँ से भी डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन चूंकि मुझे इसकी ज़रूरत जो है बाद में पेश आई, तो इसलिए मैंने इसे अलहदा जो है डिक्लेयर किया है। आप इसके साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने एक प्रॉम्प्ट दी यूज़र को कि जी एंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमें इनपुट लेनी है यूज़र से, तो सीन करके हम नंबर 1 num1 के अंदर जो है इनपुट ले लेंगे। उसके बाद दूसरी की प्रॉम्प्ट की कि एंटर द सेकंड नंबर, और उसके बाद हमें इनपुट लेने के लिए सीन का यूज़ करना पड़ा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सम जो है वो दो नंबर्स का जो जमा होता है वो होता है, तो C++ के अंदर सम के लिए हम प्लस का ऑपरेटर ही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें जो सब एक और भी मेथड हो सकता है, लेकिन जो जनरल मेथड है जो ये है, तो कि हम वेरिएबल जो सम का वेरिएबल था उसे num1 + num2 के बराबर डिक्लेयर कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमने इसके अंदर उसकी वैल्यू जो है सम num1 + num2 के बराबर रखती है। जिस तरह से हम पहले हार्ड कोड करते थे कि सम अगर कोई वेरिएबल कोई होता था उसके अंदर हम कोई भी दो वैल्यूज़ का सम जो है वो भी रख सकते थे। मसलन इस तरह से भी हम कर सकते हैं, सम = 1 + 2। तो इस तरह से भी हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह इस वैल्यू की जगह हम उस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ताकि जो वैल्यू भी उसके अंदर हम जो है वो यूज़र की तरफ से एंटर करवाएं वो यहाँ पर सम के अंदर शामिल हो जाए। तो ये एक वेरिएबल बन गया, और उसके बाद हमें वैसे ही जैसे आमतौर पर हम करते हैं सम को पहले प्रिंट करवाए, उसके बाद सम लिखकर उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर ऐड करना, तो 15 मैंने नंबर ऐड किया और सेकंड नंबर के तौर पर भी 15 को ही ऐड कर दिया। तो अब होगा क्या कि सम कैलकुलेट होगा, सम के वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर होगा, और उसके बाद सम जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो सम = 30। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। और अब आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है। पहले हमने सम मालूम किया, आपको डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन नंबर्स का मालूम करना है जो यूज़र हमें देगा। अब आपका काम है इसको आपने इस प्रोग्राम को करके आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है कि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ। अब चंद मिनट तक कुछ लम्हे इंतज़ार करते हैं, उसके बाद इस टास्क को हम खुद भी परफॉर्म करके देखते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इस प्रोग्राम को करके देखें, ताकि आपका प्रैक्टिकल में जो नॉलेज है वो बढ़े। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कर लिया होगा। अभी मैं खुद भी इसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई हो। बहरहाल हम इसे खुद से करते हैं। जिस तरह से हमने पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, उसी तरह से हम इन तमाम के लिए भी वेरिएबल्स जो है वो इनिशियलाइज करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ को, सम की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया था, उसी तरह से इन तमाम की वैल्यूज़ को भी लिखेंगे। तो मैं एक ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। इस लाइन को अगर आप इसी तरह से नीचे कितनी ऊपर या नीचे कॉपी करना चाहते हैं, तो आप Alt, Shift और अप या डाउन एरो से इसको कॉपी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक और डिवाइड के लिए डिवीजन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह से हम अभी एक और विजुअल स्टूडियो कोड की जो फंक्शनैलिटी है वो है मल्टी कर्सर। तो आप इस तरह से एक जिस भी नंबर पर आप किसी भी लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आल्ट को दबा के रखना है, और जहाँ जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको एक कर्सर जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप एक टाइम पर मल्टीपल जगह पर टाइप कर सकते हैं। तो यही फंक्शनैलिटीज़ थी जिसकी वजह से मैंने VS कोड को है वो चूज़ किया था। यहाँ पर हमें वेरिएबल जो कि केस सेंसिटिव है, तो हमें जिस तरह से हमने उसको डिक्लेयर किया उसी तरह से हमें यहाँ पर भी इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अब ये हमारा जो प्रोग्राम है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारे पास सिर्फ हमें दो वैल्यूज़ देनी है। सबसे पहले मैं वैल्यू देता हूँ 30 और दूसरी 15। इस तरह से जो सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने खुद भी इसे ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया तो उसके बाद अगर आपको ये प्रोग्राम देखकर समझ आ चुका होगा।
अब बात करते हैं बेसिक डेटा टाइप्स की। तो सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था वेरिएबल्स के सिनेरियो में, कि वेरिएबल्स कोई भी बनाना हो तो हमें उस टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जिस टाइप की हमारे पास वो वैल्यू हो जिसे हमने स्टोर करना है। तो बेसिकली जो सी प्लस प्लस है हमें डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स की सपोर्ट देती है, यानी जिन डेटा टाइप्स में हम काम कर सकते हैं सी प्लस प्लस की मदद से। इनमें सबसे पहले जो डेटा टाइप है वो है बूलियन। अब इनका साइज और डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करेंगे। जो इसका साइज का मतलब ये है कि जैसे ही हम कोई भी बूलियन टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं तो रैम के अंदर हमारे पास 1 बाइट जो है वो रिजर्व हो जाती है हमारे उस वेरिएबल के लिए, कि ताकि हम उस वेरिएबल को यूज़ करके अपनी मर्जी से कोई भी ट्रू या फॉल्स की तरह की जो बूलियन वैल्यू है उसे स्टोर कर सकें। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि हमारी जो स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट है बिट। कंप्यूटर की लैंग्वेज में सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट है और 8 बिट से 1 बाइट बनता है। अब इस तरह इस तमाम सिनेरियोज को हम जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसके साइज़ के बारे में बता रहा हूँ। जो कैर डेटा टाइप है जो एक सिंगल कैरेक्टर को हमारे पास स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होती है, उसके अंदर भी सिर्फ 1 बाइट जो है वो हमारी सी प्लस प्लस की जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो 1 बाइट जो है हमारे पास रिजर्व हो जाता है। उसके बाद जब इंट डेटा टाइप की बात करते हैं तो इंट जो है वो डेसिमल के बगैर जो भी नंबर्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उन तमाम के लिए हमारे पास इंट डेटा टाइप है और ये किसी भी कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि वो इसके लिए कितनी स्पेस जो है वो रिजर्व करता है। लेकिन जनरली कोई भी कुछ कंपाइलर्स 2 बाइट्स देते हैं और कुछ कंपाइलर्स जो है वो 4 बाइट्स जो है हमारे इंट को देते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए फ्लोट की, तो फ्लोट डेटा टाइप वो है जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल नंबर्स या डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं। और जो डबल है उसके अंदर भी सेम सिनेरियो है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस ये है कि फ्लोट की जो हमारे पास साइज है वो 4 बाइट्स और डबल जो है उसका 8 बाइट्स होगा। तो इसका जो फ़र्क होगा हमारे पास जब हम वैल्यूज स्टोर करेंगे, तो जब हम फ्लोट वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं तो हमारे पास प्रिसीजन 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स की आती है। मतलब ये कि हम पॉइंट्स के बाद 6 या 7 डेसिमल डिजिट्स जो है वो उसके अंदर लिख सकते हैं। तो लेकिन जो डबल है, डबल के अंदर प्रिसीजन जो है वो 15 डेसिमल डिजिट की तरह की आ जाती है, जो कि तकरीबन ज़्यादा प्रिसीजन है, यानी कि उससे भी डबल से तकरीबन से कुछ ज़्यादा हमारे पास प्रिसीजन आ जाती है। प्रिसीजन अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ तो अगर हम देखें कि 2 नंबर्स हैं 5.555555 और दूसरी तरफ 5.123456789। अब इनमें से जो मोस्ट प्रिसाइज नंबर है वो नीचे वाला है और ये नीचे वाला जो है वो डबल डेटा टाइप जो है वो हमारे पास प्रोवाइड करती है। यही डेटा टाइप्स को हम अपने प्रोग्राम्स में जो है ज़्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हम गेन करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ डेटा टाइप्स का। जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो इनके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। डेटा टाइप्स के अंदर भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो इसके नाम से ही शो हो रहा है कि जो भी वैल्यूज़ जो नंबर्स की सूरत में होंगी उन्हें हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टाइप है वो है हमारे पास इंट, और उसके बाद फ्लोट और फिर डबल। इन तमाम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मुझे चूँकि अब इसका एक ओवरव्यू देना है तो मैं थोड़ा सा इनको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं एक इंट डेटा टाइप का, तो उसके अंदर हम सीन कर लेते हैं इसकी वैल्यू को और फिर सी आउट कर देते हैं ए। मैं एक आपको ये बताना चाहता था कि बगैर पहली प्रॉम्प्ट किए भी हम सीन करके कोई भी वैल्यू जो है उसको हम यूज़र से इनपुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक इंटीजर डेटा टाइप जो है उसको यूज़र से इनपुट लेकर उसे आउटपुट कर सकते हैं। पर इसको हम रन करें, पहले मैं इसको तमाम कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास अब जो हम काम कर रहे हैं इसके अंदर हमें कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे लिए क्रिएट ना करे, वरना ये जो है ये भी अलग से इनपुट्स लेना शुरू कर देगा। अब इसको रन करते हैं और सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जो प्रॉम्प्ट हमने दी नहीं थी तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू अगर देंगे तो यहाँ पर उस वैल्यू को वो इनपुट करके हमारे पास शो कर देगा। और उसके बाद बात आती है फ्लोट डेटा टाइप की। तो मैं फ्लोट और डबल इसी तरह से जो है वो लेकर आऊँगा, इसी को 2 मिनट पर कॉपी करके यहाँ से मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी को यूज़ करके, बल्कि यहाँ पे मल्टी कर्सर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सिर्फ इसको फ्लोट करना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर मैं न्यू वेरिएबल्स बी को डिक्लेयर कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करेगा। डबल सी
3 वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने हैं। इस वक्त चूंकि मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैं ये जो नाम है वो इतने शॉर्ट रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम हमारा जो है वो ज़ाया ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पर गौर कर सकें। तो पहला जो है वो 15 ए की वैल्यू आ गई, उसके बाद 12 और 13, इस तरह से ए बी और सी की वैल्यू जो है हमारे पास शो होगी। अब एक बात ये भी है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम इंटीजर के अंदर तो बगैर डेसिमल की वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम पॉइंट की वाली जो भी वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्लोट और डबल है उसके अंदर हम डेसिमल वैल्यूज़ भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा जो डेसिमल के बगैर हैं वो भी स्टोर कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जब किसी भी डेसिमल नंबर को देखते हैं, किसी बगैर डेसिमल के जो भी नंबर होता है होल नंबर को देखते हैं, तो वो एक्चुअली ये होता है, अगर हम 15 लिखते हैं तो 15 का मतलब होता है 15.0, तो वो एक्चुअली फ्लोट जो है वो उसे 15.0 कंसिडर करके ही उस पर डील करता है। उसके बाद हम इसको जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट अब नहीं करेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। अब साइंटिफिक की बात की जाए तो वो ये बताता है कि चूंकि हम डिफरेंट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उसके अंदर हम ई को भी यूज़ कर सकते हैं पावर 10 को शो करने के लिए। अब इसको आप खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें। हम आगे चलते हैं बूलियन डेटा टाइप्स पर। जो अब बात करते हैं बूलियन डेटा टाइप्स की, तो हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो बूलियन डेटा टाइप्स हैं वो ट्रू और फॉल्स के साथ डील करती हैं। जब हम कंडीशंस पे आएंगे C++ के अंदर, कंडीशंस को हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर हमारी जो ट्रू फॉल्स वाली ये जो बूलियन डेटा टाइप्स हैं वो हम जो है उसके अंदर उसको यूज़ करेंगे, हम कंडीशंस को यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि जब हम किसी भी बूलियन डेटा टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो उसे बूल कीवर्ड से इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद उसके अंदर ट्रू या फॉल्स को हम स्टोर करवाएंगे। जब इसे आउटपुट करेंगे तो वो उसको ट्रू और फॉल्स की सूरत में नहीं बल्कि 1 और 0 की सूरत में हमें आउटपुट दिखाएगा। ट्रू को 1 के बराबर और फॉल्स को 0 के बराबर जो है वो हमें कंसिडर करेगा। अब इसको आपको खुद से करना है ताकि आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैंने इसके आपको कीवर्ड तो बता दिया और इसको आपने खुद से ही आउटपुट करके देखना है, इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करना है। अब बात करते हैं C++ के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप्स की। तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स होती हैं वो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। इसके बारे में हम पहले भी डिटेल से बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसका कॉन्सेप्ट था वो था ASCII वैल्यूज़ का। तो जब भी हम किसी कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, तो वो जो हमारे पास की स्ट्रोक हम दबाते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट को, तो वो जो अल्फ़ाबेट है वो सेम उसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ट्रैवल नहीं करता, यानी कंप्यूटर के अंदर उस तरह से स्टोर नहीं होता है। जब हम उसे टाइप करते हैं तो स्क्रीन तक आने तक उसे जो जितना भी उसका हमारे पास स्क्रीन तक आने के लिए जो वो ट्रैवल करता है वो बाइनरी की जो फॉर्म होती है उसकी सूरत में ट्रैवल करता है। तो ये जो कोड है बेसिकली उसी के साथ लिंक होता है कि किसी भी की स्ट्रोक को दबाने से कौन सा कोड जनरेट होगा और वो जब स्क्रीन तक आएगा तो वो किस सूरत में हमारे पास स्क्रीन के तक आने तक ट्रैवल करेगा। और उसके बाद जो हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शंस होते हैं, कोई भी मॉनिटर होता है उसे दोबारा से उसी की के अंदर जो कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारे पास ASCII कोड है वो हर एक अल्फ़ाबेट के लिए अलग-अलग होते हैं। हम किसी भी कैरेक्टर डेटा टाइप की सूरत में को यूज़ करते हुए हम किसी ASCII कोड को भी यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं कमेंट करता हूँ और आपको ASCII कोड का जो है वो एक तो कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर हमने देखा था कि हमको जो भी हम कैरेक्टर जो स्टोर करेंगे उससे एक सिंगल कोड से स्टोर करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी ASCII कोड को स्टोर करना है तो उसे हम इस तरह से बगैर सिंगल कोड के ही स्टोर करेंगे। तो जब इसे हम आउटपुट करेंगे तो ये हमें कोई एक अल्फ़ाबेट या कोई एक सिंबल दिखाएगा जो कि उस ASCII कोड के साथ लिंक्ड है। इसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम कोई आ रही है तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे टॉपिक के अंदर नहीं था। तो यहाँ पे जो 7 शो रहा है अब आपके लिए एक, अगर आपको ASCII कोड का नहीं पता तो आपके लिए ये एक अचंभे की बात होगी कि मैंने 55 जो है उसको स्टोर किया था लेकिन यहाँ पर 7 क्यों शो हुआ। तो बेसिकली ये 7 का ASCII कोड है जो कि हमारे पास स्क्रीन के अंदर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 91 करूँ तो मेरा ख्याल है 61 या 65 से हमारे जो है वो A B जो अल्फ़ाबेट्स है उनका कोड शुरू होता है। यहाँ से इसको रन करूँ तो उम्मीद है कि कोई अल्फ़ाबेट ही आएगा। 65 को अगर मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा तो अब यहाँ पर हमारे पास A शो हुआ, इसका मतलब ये है कि 65 जो है वो कैपिटल A का ASCII कोड है।
अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को हमारे पास जब भी हम कोई वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाना चाहते हैं तो उससे हमें स्ट्रिंग एक वेरिएबल के जो कीवर्ड है उससे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसी से हम उसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। वो कोई भी हेलो वर्ल्ड होगा, इस तरह से कोई भी नाम या कोई भी अल्फ़ाबेट्स का एक पूरी सीरीज़ जो है वो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में आउटपुट करवा सकते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप स्ट्रिंग से डील करते हैं तो आपको एक हैश इंक्लूड स्ट्रिंग नाम की लाइब्रेरी जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। वो किस तरह से करना है, जिस तरह से हमने यहाँ पर IO स्ट्रिंग को इंक्लूड किया था, तो स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी C++ के फंक्शन हैं वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइड होते हैं। इसको भी आप अब खुद से ही यूज़ करके देखेंगे ताकि आपके अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। अब जो अगर आपने इस सीरीज़ को शुरू से स्टार्ट नहीं किया और आप इसी वीडियो से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वजह से आप इस सीरीज़ को स्टार्ट से शुरू करें। मैं इसका जो लिंक है, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोई ना उससे भी कोई अच्छा नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में से ऑपरेटर्स के टॉपिक को इंशाल्लाह ताला हम जो है डिस्कस करेंगे।